गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों, हम डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे दोस्तों जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो आपका एग्जाम दोस्तों एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ एसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो दोस्तों। इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करते हैं, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और क्वेश्चनों के साथ थ्योरी भी करते हुए चलते हैं दोस्तों, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है दोस्तों, आज इस सेशन का है 53। चलिए बिना देरी करे आज का सेशन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ही है, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। चलिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए और आंसर करिए जल्दी से दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ पेन पेपर लेके बैठा करें, क्योंकि आपको हर सेशन में 1 से 2 न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए बताइए। 8 ओम, 10 ओम, 12 ओम के प्रतिरोधों को एक 12 वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो 10 ओम प्रतिरोध में धारा कितनी होगी? चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, चलिए देखते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ओम का नियम के अनुसार दोस्तों क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। दोस्तों धारा हमको निकालनी है, तो क्या हो जाएगा V अपॉन आर। ठीक है दोस्तों, 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी हुई धारा निकालना है दोस्तों। तीनों प्रतिरोधों में धारा तो समान ही होगी। ठीक है, तो देखते हैं। वोल्ट दोस्तों आपको कितना दे रखा है, 12 वोल्ट। और प्रतिरोध दोस्तों किसका निकालना है हमको, 10 ओम का। इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डिवाइड करेंगे दोस्तों तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1.2 एम्पियर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए 100 वाट शक्ति वाले हीटर द्वारा 2 मिनट में उत्पादित ऊष्मा क्या होगी? चलिए बताइए। द हीट प्रोड्यूस इन 2 मिनट्स बाय अ 100 वाट पावर हीटर विल बी। चलिए सॉल्व कीजिए और आंसर दीजिए जल्दी से। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं उन्होंने क्या पूछा है, ऊष्मा हीट, जिसको दोस्तों हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एच इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू टी, यानी पावर इंटू टाइम। तो दोस्तों आपको पावर शक्ति कितनी दी गई है, 100 वाट। ठीक है, 100 वाट आपको दी गई है पावर। टाइम कितना दिया है दोस्तों आपका, 2 मिनट। ठीक है दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो शक्ति होती है पावर का अन्य मात्रक क्या होता है, जूल पर सेकंड भी होता है। ठीक है, तो हमने वाट को जूल पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, और मिनट को दोस्तों हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, सेकंड में। तो दोस्तों सेकंड से सेकंड आपके कट हो जाएंगे। चलिए मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पे दोस्तों कितना आ जाएगा आपका, 6 2 12,000 जूल। जिसको दोस्तों हम कैसे लिख सकते हैं, 12 × 10⁻³ जूल। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, जिसको भी याद ना हो वो याद कर ले। ठीक है, इस फॉर्मूले पे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए फिर से एक न्यूमेरिकल है, जल्दी से सॉल्व करेंगे आप लोग। श्रृंखला में संयुक्त होने पर 3 समान प्रतिरोध 90 ओम के बराबर हैं। समांतर में संयुक्त होने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? बताइए दोस्तों। 3 इक्वल रेसिस्टेंस आर इक्वल टू 19 ओम्स व्हेन कंबाइंड इन सीरीज। व्हाट विल बी देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन कंबाइंड इन पैरेलल? बताइए दोस्तों, कोई समान प्रतिरोध हैं। ठीक है, कोई 3 प्रतिरोध हैं दोस्तों आपके, R1, R2 और R3। ठीक है दोस्तों, सीरीज में जुड़े हुए, हमने सीरीज में इनको जोड़ दिया है। तो उनका दोस्तों समतुल्य प्रतिरोध कितना आ रहा है, 90 ओम आ रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है तीनों कैसे हैं, समान हैं। तो दोस्तों इनको हम लिख सकते हैं R प्लस आर, क्योंकि दोस्तों क्या है, ये समान है। तो दोस्तों 3R = क्या हो जाएगा आपका, 90। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। यानी एक प्रतिरोध का मान कितना है, 30 ओम। जिससे हमने क्या निकाल लिया, एक प्रतिरोध का मान निकाल लिया। अब उन्होंने ये पूछा इसी को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ दें तो आपका समतुल्य प्रतिरोध क्या हुआ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास आर की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 30 ओम। ठीक है, जब हम दोस्तों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे पैरेलल में, तो क्या होता है फॉर्मूला, R1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए, 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30। सॉल्व करेंगे दोस्तों तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 30, और ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। 3 से दोस्तों डिवाइड दे देंगे, आपका क्या हो जाएगा, 1/10। तो दोस्तों आपकी पैरेलल में आर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई है,
10 ओम। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आज स्पीड में क्वेश्चन के आंसर्स करेंगे अपन। चलिए जल्दी बताइए, अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? जल्दी से आंसर कीजिए। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड बताइए दोस्तों। तो अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH4Cl। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NH4Cl। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। और दोस्तों जिन्होंने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए। सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ जानवरों को किस श्रेणी में आते हैं? बताइए किस श्रेणी में आते हैं ये? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ, तो दोस्तों ये किस श्रेणी में आते हैं? रेप्टाइल। ठीक है, ऑप्शन सी रेप्टाइल दोस्तों वो होते हैं जो अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ठीक है, तो कछुआ वगैरह, छिपकली वगैरह सब ये क्या देती हैं? अंडे देती हैं, इसलिए ये किस में आती हैं? रेप्टाइल में आती हैं। और दोस्तों तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और जो दोस्तों मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, ये क्या देते हैं दोस्तों? बच्चे पैदा करते हैं। सीधे क्या पैदा करते हैं? बच्चे। ठीक है, ये अंतर है दोनों में, याद रखिएगा, मैमल्स और रेप्टाइल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। चलिए, पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, जो आपके घर में टैप वाटर आता है, नल का पानी आता है दोस्तों, वो किस चीज़ से क्लीन होके आता है? बताइए, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से या क्लोरीन से? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों किस चीज़ से क्लियर होके आता है? क्लोरीन से। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये क्या करता है? पानी में जो रोगाणु होते हैं दोस्तों उनको क्या कर देता है? डिसइंफेक्ट कर देता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्लोरीन। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिकों में कौन सा है, यानी आपसे ये पूछा गया है इसमें से कौन सा केमिकल कंपाउंड है? बताइए, वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया, पारा, इनमें से कौन सा एक कंपाउंड है? तो दोस्तों जो केमिकल कंपाउंड है वो होता क्या है? ठीक है, किन्हीं भी दो या दो से अधिक तत्व जब एक फिक्स्ड रेशियो निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? कंपाउंड बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं H2O, जिसमें दोस्तों हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं। और ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल है? एक। एक फिक्स रेशियो में है ना दोस्तों, 2:1 में। तो दोस्तों इसी यही आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा एक केमिकल कंपाउंड है? तो दोस्तों आप जानते हैं जो वायु है तो ये तो क्या है? एक मिक्सचर है, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। ऑक्सीजन दोस्तों आपका क्या है? एक एलिमेंट है, तत्व है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा दोस्तों। जो पारा है आपका, ये भी एक क्या है? एलिमेंट है, तत्व है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो अमोनिया है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के, ठीक है, मिलने से ये दोस्तों अमोनिया बनता है, जिसका रेशियो क्या होता है? 1:3। ठीक है, तो ये क्या है? केमिकल कंपाउंड है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अमोनिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। जल्दी से करिए आंसर। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है? बताइए दोस्तों, जो आपका यूरेनियम विखंडन होता है, ठीक है, जो आपका यूरेनियम विखंडन होता है दोस्तों, इसकी जो प्रोसेस है उसको जारी रखने के लिए किसकी बम्बारिंग करते हैं? बताइए किस कण की ज़रूरत होती है? तो दोस्तों इस पर किसकी बम्बारिंग करते हैं? न्यूट्रॉन की। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जब इसमें हम न्यूट्रॉन इस पे दोस्तों कण से टकराएगा तो दोस्तों ये क्या लेगा, करेगा, और अधिक ऊर्जा देगा दोस्तों। तो ये किस में टूट जाएगा? 2 में टूट जाएगा। इसी प्रकार से ये दोस्तों अनकंट्रोल्ड चेन बनती जाती है और ये प्रोसेस आगे बढ़ती जाती है। तो ऐसा करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? न्यूट्रॉन की। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से। निम्नलिखित में से किस अंग के साथ पेस मेकर जुड़ा होता है? चलिए बताइए दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। चलिए बताइए, पेस मेकर किसके साथ जुड़ा होता है? हृदय के साथ, दिमाग के साथ, सॉरी यकृत के साथ, दिमाग के साथ, हृदय के साथ या फेफड़ों के साथ? चलिए आंसर कीजिए। पेस मेकर किसके साथ जुड़ा होता है दोस्तों? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हार्ट, हृदय। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हृदय। जो दोस्तों जो मानव हृदय होता है, अगर उसकी धड़कन सही ना चले तो दोस्तों उसको धड़कन को सही करने के लिए पेस मेकर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हार्ट, हृदय।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? एसिड रेन इज कॉज्ड बाय। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? आंसर दीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण दोस्तों क्या होती है आपकी? एसिड रेन होती है। क्योंकि दोस्तों जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या बना लेता है? H2SO4। ठीक है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या बना लेता है दोस्तों? नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है दोस्तों, जो पानी में मिल जाते हैं और क्या कहलाती है? एसिड रेन कहलाती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए आंसर कीजिए, कहाँ काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? बताइए। वेयर डू वर्किंग पीपल गेट ब्लैक लंग डिसीज? बताइए दोस्तों, कहाँ पर काम करने से दोस्तों आपके ब्लैक लंग रोग हो जाएगा, यानी आपके फेफड़े खराब हो जाएंगे? कहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों? कोल माइन पे काम करने पर। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें जो अपन इनहेलिंग करते हैं दोस्तों, उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ क्या चले जाते हैं? डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं कोयल के। ठीक है, जो दोस्तों हमारे फेफड़ों को इफेक्ट कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम? ब्लैंक लंग। ठीक है, डिसीज बोलते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कोल माइन। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, बताइए। रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सेल्यूलोस का। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। रेयॉन के निर्माण में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? सेल्यूलोस का। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। चलिए आंसर कीजिए, निम्नलिखित में कौन सा विभाज्य नहीं है? आंसर कीजिए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डिजिबल? इनमें से कौन सा विभाज्य नहीं है? तो दोस्तों जब डाल्टन ने आपका परमाणु सिद्धांत दिया था तो उन्होंने बताया था दोस्तों, जो एटम होता है, क्या बताया था उन्होंने? ये अविभाज्य होता है। लेकिन दोस्तों आगे जाके पता चला एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यानी कि ये अविभाज्य है, तो ये तो आपका गलत हो जाता है। ठीक है, ये तो विभाज्य है। अणु भी दोस्तों विभाज्य होता है और मिक्सचर भी क्या होता है? विभाज्य होता है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल इज डिविजिबल, यानी सभी विभाज्य हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कंफ्यूज ना होना। ठीक है, डाल्टन ने परमाणु के लिए कही थी बात कि ये अविभाज्य कण है, लेकिन बाद में वो गलत साबित हुआ था। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल इज डिविजिबल, सभी विभाज्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। जल्दी से करिए आंसर। निम्नलिखित में से किस तत्व का सबसे कम गलनांक होता है? लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। आंसर कीजिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तत्व का सबसे कम गलनांक होता है? आंसर कीजिए, क्या होगा आपका आंसर? निम्नलिखित में से किस तत्व का सबसे कम गलनांक होगा? टिन का, हाइड्रोजन का, कार्बन का या सोडियम का? तो दोस्तों सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? हाइड्रोजन का। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। लो मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? हाइड्रोजन का होगा। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर होता है? द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड न्यूक्लियर बॉम्ब। आंसर कीजिए दोस्तों, क्या डिफरेंस होगा नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में? तो दोस्तों जो आपका परमाणु बम होता है, जब इसकी प्रोसेस दोस्तों चालू होती है तो ये इसकी जो चेन चलेगी दोस्तों, वो एक अनकंट्रोल्ड चेन होगी, यानी उसे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और नाभिक रिएक्टर में क्या होता है? वही प्रोसेस होता है, लेकिन दोस्तों इसकी चेन को हम क्या कर लेते हैं? कंट्रोल कर लेते हैं। आपने सुना होगा दोस्तों कंट्रोल रॉड के नाम। ठीक है, तो दोस्तों कंट्रोल रॉड होती है, किसकी बनी होती है? कैडमियम की। ठीक है, कैडमियम की बनी होती है दोस्तों, जो क्या कर लेती है? ठीक है, चेन को कंट्रोल कर लेती है। बस सिर्फ यही फ़र्क होता है। परमाणु बम क्या होता है? आपकी अनकंट्रोल्ड चेन चलती है इसमें। और नाभिकीय रिएक्टर में दोस्तों क्या कर लेते हैं हम? चेन को कंट्रोल कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, द चेन रिएक्शन इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इज कंट्रोल्ड। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला, ठीक है, अभिक्रिया नियंत्रित हो जाती है। ठीक है, कंट्रोल लॉर्ड इसमें इसलिए लगाई जाती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। जल्दी से करिए आंसर।
हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? हीमोग्लोबिन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, आंसर कीजिए दोस्तों। हीमोग्लोबिन किसका एक महत्वपूर्ण घटक है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन होता है किसके द्वारा? रेड ब्लड सेल के द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में दोस्तों सब जगह पहुंचता है, किसके द्वारा पहुंचता है? रेड ब्लड सेल के द्वारा, ठीक है दोस्तों, जिसमें हीमोग्लोबिन काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण दोस्तों कंपोनेंट कौन सा? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रेड ब्लड सेल। ठीक है, आरबीसी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर जल्दी से करिए आंसर। तरंगें जिनके प्रसार के लिए किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बताइए दोस्तों। यानी इनमें से ऐसी कौन सी वेव है जिसके दोस्तों कोई गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी? तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, जो तरंग होती हैं, वेव्स होती हैं, कितने तरीके की होती हैं दोस्तों? दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है आपकी मैकेनिकल वेव्स, जिन्हें दोस्तों हम क्या बोलते हैं? यांत्रिक तरंगें। क्या बोलते हैं दोस्तों? यांत्रिक तरंगें। ठीक है, एक दोस्तों होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगें। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो आपकी यांत्रिक तरंगें होती हैं, मैकेनिकल एनर्जी होती है दोस्तों, उसको गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता जरूर होगी, चाहे वो सॉलिड हो, गैस हो या लिक्विड हो। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी माध्यम की आवश्यकता दोस्तों किसको नहीं होती? विद्युत चुम्बकीय तरंगों को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, ठीक है, उनको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं कौन सी किरणें? गामा किरणें हो गई दोस्तों आपकी। ठीक है, इस तरीके की जो रेज होती हैं सबकी आपकी क्या कहलाती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहलाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। M l-1 T-2 किसकी आयामी सूत्र है? बताइए दोस्तों। हुज डायमेंशनल फॉर्मूला इज M l-1 T-2, बताइए दोस्तों किसका आयामी सूत्र है? बताइए दोस्तों, आंसर क्या होगा आपका? तो दोस्तों बल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? M l-T-2, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, घर्षण गुणांक का क्या होता है? दोस्तों घर्षण गुणांक का क्या होता है? M0, L0 और T0। ठीक है दोस्तों, और ऊर्जा एनर्जी का दोस्तों क्या होता है? जल्दी से बताइए दोस्तों। एनर्जी का होता है ML² T-2, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या दोस्तों? ऑप्शन सी, मॉड्यूलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लोच के मापांक। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिसकी विमीय सूत्र क्या होता है? ML-1 T-2। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर जल्दी से करिए आंसर। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इमाइट्स एनर्जी? आंसर कीजिए दोस्तों। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है दोस्तों? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं ऊर्जा का उत्सर्जन किस में होता है? रेस्पिरेशन, श्वसन में। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जिसमें जो ऊर्जा होती है किसके रूप में निकलती है? ATP के रूप में निकलती है, जिसका फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है? एडोसन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है दोस्तों? एडोसन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, रेस्पिरेशन, श्वसन के दौरान ATP के रूप में ऊर्जा दोस्तों क्या होती है? उत्सर्जित होती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आज के चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। यदि पेंडुलम का द्रव्यमान दोगुना हो जाता है तो समय अवधि क्या होगी? चलिए बताइए। इफ़ द मास ऑफ द पेंडुलम इज डबल्ड देन द टाइम पीरियड, बताइए दोस्तों। कोई भी ये पेंडुलम है दोस्तों, मान लीजिए m द्रव्यमान का पेंडुलम है। ठीक है, अगर इसका दोस्तों द्रव्यमान दोगुना हो जाए तो इसकी समय अवधि, टाइम पीरियड पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। दोस्तों जो टाइम पीरियड होता है क्या होता है? 2π√L/g। दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसमें कहीं द्रव्यमान m की वैल्यू दी गई है क्या? जब m की वैल्यू दी ही नहीं है तो टाइम पीरियड का बढ़ना और घटने का कोई मतलब ही नहीं है, यानी दोस्तों इस पर द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, आप चाहे द्रव्यमान दोगुना कर दें, आधा कर दें, 5 गुना कर दें, 6 गुना कर दें, कुछ भी कर दें। ठीक है, आवर्तकाल पे दोस्तों कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी आपका विल रिमेन द सेम। आपका आवर्तकाल क्या रहेगा? समान रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, क्या कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा,
जो चीज़ आपको फाइंड करना हो दोस्तों उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। अगर वो चीज़ उसमें है तो कुछ अफेक्ट पड़ेगा, अगर फॉर्मूले में ही नहीं है तो ना बढ़ेगा ना घटेगा, क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है दोस्तों, क्वेश्चन पसंद आए हैं, तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। और किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस पर। थैंक यू, बाय बाय।